Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep Easy Chemistry. In this video session we are going to discuss the Nernst equation. Okay, so let us start. देखो हम लोग डिस्कस करेंगे Nernst equation. तो हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में सीखा था कि कैसे कंसंट्रेशन चेंज होने से किसी मेटेलिक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो था वो कांस्टेंट था एक गिवन कंडीशन के लिए। जब हम लोगों ने क्या किया था, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया था, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स किया था और कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया था। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि स्टैंडर्ड वैल्यू आता था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कंसंट्रेशन चेंज किया तो देखा कि ये जो रिलेशन है ये दे रहा है 2.303 RT अपॉन N इंटू F लॉग Q, और Q का जो वैल्यू था वो रिडक्शन के लिए आया था मेटेलिक कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दी मेटेलिक आयन। और आप लोग जानते हैं कि जो मेटेलिक कंसंट्रेशन होता है वो यूनिटी होता है, तो इसकी वैल्यू क्या करती है 1 अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ दी मेटेलिक आयन। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है हम लोगों ने चेंज किया था। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर हम लोगों ने 298 केल्विन रखा था और F जो है फैराडेज कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो है ये कितना होता है 96,500 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो फाइनल रिलेशन आया था वो आया था E इक्वल्स टू दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 upon n the number of moles of electron into log 1 upon the concentration of the metallic ion। तो ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल था। अब हम लोग देखें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक मेटल है N और ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज हो रहा कर रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां देखें हम लोग इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 R इंटू T अपॉन N इंटू F लॉग Q। देखो यहाँ पे लॉग का जो बेस होगा वो 10 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये क्या दे देगा E N प्लस स्टैंडर्ड N, और यहां से ये वैल्यू दे देगा माइनस, अब इन सारे वैल्यू को पुट कर दो, ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये क्या दे देगा 0.059 अपॉन N द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग N प्लस, दैट इज जो कंसंट्रेशन होगा मेटेलिक आयन का वो। तो यहां से हम लोग देखें कि Q जो है ये वैल्यू क्या देगा, तो ये देगा the concentration of the ion N upon the concentration of the metal N। अब ये मेटल N जो है इसका कंसंट्रेशन हम लोग यूनिटी लेंगे तो Q की वैल्यू जो रिएक्शन कोसेंट होता है वो क्या हो जाएगा N प्लस N। तो इस तरह से ये दे देता है the variation of electrode potential either oxidation potential and reduction potential according to the change in the concentration of the metallic ion, ठीक है। अब इस चीज को, अब इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन दी डेनियल सेल एंड दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो हम लोग सेल ईएमएफ फाइंड करना सीखते हैं इन इक्वेशन से। ओके, तो चलिए नोट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं डेनियल सेल के लिए। देखो डेनियल सेल स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पे क्या होता है, जिंक मेटल और कॉपर के बीच रिएक्शन होता है और कॉपर आयन जो है ये रिड्यूस हो जाता है कॉपर मेटल में और जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है जिंक आयन में।
तो यहां से हम लोग इस इक्वेशन के लिए अप्लाई करें, एनोड जो है वो क्या होगा, तो वो हम लोग एज ए जिंक यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग जिंक, तो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn+2 में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखें हम लोग कैथोड, तो कैथोड हमारा कौन सा है, तो ये हमारा कॉपर मेटल होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। और यहाँ से कॉपर जो है ये क्या हो रहा है, तो ये आयन से रिड्यूस्ड होकर के कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर मेटल के लिए, तो ये क्या देगा, तो ये देगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल माइनस 2.303 RT अपॉन N/F। यहाँ N की वैल्यू हम लोग 2 ले सकते हैं, ओके, इंटू लॉग। अब देखो Q का वैल्यू क्या आएगा, Q का वैल्यू आएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, अब यहाँ देखें हम लोग ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जी का आएगा Zn+2, और ये क्या देगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन N/F। यहाँ N की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। अब देखो यहां से हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग पहले से ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सेल का ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है किस पे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ले रहे हैं, एनोड का। ठीक है, और क्या ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ले रहे हैं, कैथोड का। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, दोनों का जो सम होगा ये हमें क्या देगा, तो ये हमें देगा नेट ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो देखो नेट ईएमएफ ऑफ द सेल क्या देगा, ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल्स टू, देखिए तो नेट ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे एनोड का जो वैल्यू है, एनोड के लिए हम लोग पहले उसको लिखें, तो ये हमारे क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन 2 इंटू F, यहाँ 2 ले लो, फिर आ जाओ लॉग Zn+2, फिर आ जाओ यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल माइनस 2.303 अपॉन इंटू RT अपॉन 2 इंटू F, वैल्यू रख दी हम लोग, N की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने N का वैल्यू पुट कर दिया और लॉग ले लिया 1 अपॉन, अब क्या जाएगा, कॉपर आयन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो देखो ये स्टैंडर्ड दोनों ऐड होंगे तो ये क्या दे देगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों जगह से माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये क्या दे देगा, 2.303 RT अपॉन 2 इंटू F। ये सारा का सारा टर्म जो है दोनों जगह कॉमन है, हम लोगों ने कॉमन कर लिया। अब अंदर क्या बच गया, तो लॉग Zn आयन प्लस लॉग 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन। अब देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला पहले से सीख चुके हैं कि जैसे log x प्लस log y होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है log x इंटू y। तो ये पहले से हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो नेट ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2 इंटू F लॉग, अब ये दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि जिंक आयन कंसंट्रेशन इंटू 1 बाई कॉपर आयन कंसंट्रेशन।
और देखो ये मल्टीपल होगा तो फाइनल हमारा इक्वेशन हो जाएगा ईएमएफ ऑफ दिस सेल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल माइनस 2.303 R into T upon 2F log concentration of zinc ion upon concentration of copper ion। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ दिस सेल फाइंड कर सकते हैं। तो नोट करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक हमारा गैल्वेनिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो है निकेल और सिल्वर है। तो हम लोग देखें यहां से इनका सॉल्यूशन की यहां पे हम लोग इसके लिए नर्व्स इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है नर्व्स इक्वेशन लिखने के लिए कि यहां पे हमें लिखना होगा सबसे पहले इक्वेशन। ठीक है, तो देखो इक्वेशन क्या हो रहा है, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर देखें हम लोग रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, सिल्वर मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके और रिड्यूस हो रहा है। तो यहां से देखो ध्यान से, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन में क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, और फाइनल इक्वेशन हमारा क्या आएगा, जो रेडॉक्स रिएक्शन आएगा 2Ag प्लस, और ये क्या दे रहा है, तो निकल आयन प्लस 2 सिल्वर मेटल। तो अब हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो बेस्ट है। तो डायरेक्ट क्या होगा, तो देखो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन होगा ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 2.303 R into T अपॉन, अब यहां पे ध्यान देना है कि n की वैल्यू क्या हो। यहां जैसे हम लोग n लिख रहे हैं और f लिख रहे हैं और log q लिख रहे हैं, तो देखो q की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन दैट इज निकल आयन अपॉन, ध्यान से देखो कंसंट्रेशन ऑफ दी सिल्वर आयन। ये दोनों तो सॉलिड मेटल्स हैं, इनको तो हम लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन इनको लिखेंगे। तो यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ जो हम लोग सिल्वर आयन लेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा +1 पावर 2। ठीक है, अब यहाँ देखो n की वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको देखोगे तो n की वैल्यू 1 है और इसको देखोगे तो n की वैल्यू 2 है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नेट लिखते हैं। देखो फाइनली हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरऑल 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ n की वैल्यू जो है ये आपको 2 ही लेनी। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ई स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेल माइनस 2.303 R into T अपॉन 2 into F, और फिर यहाँ log Q की वैल्यू देखो, तो Q की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड किए, ये क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन टू द पावर 2। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ इस गिवन गैल्वेनिक सेल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे हम लोगों ने डैनियल सेल के लिए यूज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे थे कि ईएमएफ ऑफ दिस सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल माइनस 2.303 R into T अपॉन 2 into F, और क्या था, तो log कॉपर आयन, सॉरी log जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। तो कोफिशिएंट में किसी भी टर्म से मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ था, इसलिए इसका वैल्यू ये आ रहा है और इनके लिए ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इनको नोट कीजिए। तो फिर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो चलिए नोट करिए, देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन।
देखो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। तो इसका पहला एप्लीकेशन देखें हम लोग, फर्स्ट एप्लीकेशन। तो देखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा इक्वेशन क्या आया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, एक मेटल के लिए, वो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड माइनस जो फाइनल वैल्यू था 0.059 अपॉन n इंटू log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक आयन। तो यहां से हम लोग देखें तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of copper electrode which is dipped in copper sulfate solution having concentration 0.1 molar. The value of a standard electrode potential of copper is plus 0.34 वोल्ट। अब यहां से हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर है, ये क्या है, तो प्लस 0.34 वोल्ट। इसके साथ हम लोग इक्वेशन देखें तो कॉपर मेटल जो है, कॉपर आयन जो है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 2, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 2। अब इक्वेशन में वैल्यू रखो, तो कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log 1 अपॉन 0.1। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो यह जाएगा 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू, अब इसका वैल्यू देखो ये ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है। तो इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे log 1 अपॉन 0.1, ये क्या हो गया log 10, और log 10 की वैल्यू 1, तो हमने डायरेक्ट क्या ले लिया 1 ले लिया। तो यहां से हो जाएगा 0.34 माइनस 0.0295। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा दैट इज 0.3105 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ electrode potential of hydrogen electrode and the pH of the solution। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया जाता है कि हम लोग देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है। फिर देखें हम लोग इक्वेशन, तो हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और
कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस में। तो यहां हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। और देखो ये गैसियस है तो इसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा हाइड्रोजन गैस का। तो हम लोग Q की वैल्यू देखें तो Q क्या देगा, तो ये देगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब देखो इसका कोफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हम लोग इक्वेशन लिखें तो देखो इक्वेशन क्या देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू स्टैंडर्ड 0 है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे -0.059 बाई, अब देखो यहाँ वैल्यू क्या होगा 2, क्योंकि n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे। तो आप डायरेक्ट 2 रख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, 2 ले लो। अब यहां से आ जाओ लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पे गैस का जो फॉर्म है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टू द पावर 2। अगर हम लोग कुछ देर के लिए कंसिडर कर ले कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं हम लोग फर्दर कि अगर प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये 1 atm प्रेशर है तो फिर क्या होगा, हम लोग इसकी जगह पे वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या देगा, -0.0559 बाई 2 टू लॉग 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन टू द पावर 2। अब देखो ये पावर 2 है तो 2 के साथ क्या कंडीशन होता है कि ये मल्टीप्लाई होता है। तो पहले थोड़ा सा और चेंज करो, तो चेंज करोगे तो क्या देगा इक्वेशन, -0.059 बाई 2 लॉग, इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द पावर -2। अब देखो ये -2 आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हम लोग देखें फर्दर तो ये क्या देगा, ये देगा -0.059 बाई 2 इंटू -2 लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अब क्या बच गया, -0.059, इसको ब्रैकेट में डाल दो और यहां देखो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन -0.059 इंटू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमारा ये एक इक्वेशन हो गया। अब थोड़ा सा याद करो डेफिनेशन ऑफ पीएच। तो पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहां देखिए हम लोग निगेटिव ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे पीएच लिख सकते हैं। तो ये क्या दे देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H2 और ये क्या होगा -0.059 pH। तो इस तरह से हमारा ये भी एक इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है, इक्वेशन में पीएच की वैल्यू रख देता है। अब जब पीएच की वैल्यू गिवन होगी तो आपको इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेना है वो आपको पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना होगा, यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। और यहां से आपको क्या करना होगा, या तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करना होगा या इस टोटल का वैल्यू जो पीएच का वैल्यू है वो पुट करके यूज कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन का पीएच भी फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए गिवन होगी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं।
calculation of सेल ईएमएफ। तो देखिए यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। The standard reduction potential value of copper electrode and zinc electrode are 0.34 volt and minus 0.76 volt respectively. Then calculate EMF of the cell तो देखो सेल जो है वो एक्चुअली क्या है, जिंक ZnSO4 having concentration 0.01 molar and copper sulfate having solution having concentration 0.001 मोलर। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहां सबसे पहले हम लोग जो गिवन वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड करें। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दी सेल क्या होता है, तो ये कहता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लेना होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। तो यहां से ये वैल्यू देगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट ऐड करोगे तो देगा 1.10 वोल्ट। तो यह स्टैंडर्ड वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन देखें तो देखो एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन है तो ये रिडक्शन हाफ कैथोड पे होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर मेटल में। एनोड पे देखो क्या होगा, जिंक मेटल जो है ये ऑक्सीडाइज होगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब यहां से देखें हम लोग तो एनोड और कैथोड के अकॉर्डिंग ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बचेगा, जिंक मेटल विथ कॉपर आयन, और ये क्या देगा, जिंक आयन प्लस कॉपर आयन। तो देखो अब इनका सॉल्यूशन जो है सॉल्ट सॉल्यूशन, उनका कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोल एंड 0.001 मोल। तो यहां से हम लोग इक्वेशन लिखे, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ये क्या देगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल माइनस डायरेक्ट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन। अब देखो यहां से प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम लोग इन सॉलिड मेटल्स का कंसंट्रेशन छोड़ रहे हैं क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिटी होता है, यूनिट कंसीडर होता है। तो देखो जिंक, यहां देख लो जिंक आयन का कोई भी यहां देख लो जिंक आयन का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो कोफिशिएंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे पावर में कुछ नहीं लिख रहे हैं। कॉपर आयन का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो पावर में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक एंड कॉपर आयन का वैल्यू रखो। अब यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हम लोग कैलकुलेट किए 1.10 वोल्ट माइनस 0.059। अब देखो n की वैल्यू, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहा है, तो नेट हमारा देखना है, तो नेट 2 हो रहा है तो यहाँ क्या करेंगे 2 ले लेंगे लॉग। अब कंसंट्रेशन देखो, जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या है 0.01 मोलर अपॉन कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 0.001। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगा, लॉग 0.01
अपॉन 0.001, ये क्या देगा log 10 देगा इसको सॉल्व करोगे तो। और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, इनका वैल्यू 1 हो गया। तो अब यहां से क्या दे देगा 1.10 वोल्ट माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या देगा 0.0295 वोल्ट। और इसको आप क्या कर लो सॉल्व कर लो, यहां से माइनस करोगे तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल का ईएमएफ जो है नर्स इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इनको नोट करो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करेंगे। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए एक्चुअली कुछ यहाँ पे कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि एज इक्विलिब्रियम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स जीरो, द ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम्स जीरो। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स जीरो, दैट मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अगर हम लोग डैनियल सेल का एग्जांपल लें तो याद करो डैनियल सेल में क्या था कि हम लोग इलेक्ट्रोड्स ले रहे थे, क्या था कॉपर था और जिंक था। यहाँ पे कॉपर आयन का सॉल्यूशन था और जिंक आयन का सॉल्यूशन था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो कंसंट्रेशन जो है कॉपर आयन का डिक्रीज होता है, जिंक आयन का इंक्रीज करता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब क्या हो जाता है, कॉपर आयन का कंसंट्रेशन जो है ये बिकम्स कांस्टेंट, यानी कि अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जिंक आयन का कंसंट्रेशन इट ऑल्सो बिकम्स कांस्टेंट, यहां भी कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग अप्लाई करें तो हमारा इक्वेशन क्या देगा, ईएमएफ ऑफ दिस सेल इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेल माइनस 2.303 R into T upon N into F log Q। अब यहां से अप्लाई करो एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या होता है, देखो याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि Q जो होता है रिएक्शन कोसेंट, ये इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ दिस सेल becomes zero, flow of electron stops, there is no generation of current, and Q, that is the reaction quotient, becomes equals to K equilibrium। अब इन सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में रखो तो क्या देगा, 0 E standard of the cell minus 2.303 RT upon N into F log K equilibrium। अब यहां से क्या करो, जो कांस्टेंट है इनके वैल्यू पुट कर दो, यानी R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298 केल्विन, F की वैल्यू 96500 कूलम। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस ये दे देगा 0.059 अपॉन n इंटू लॉग K इक्विलिब्रियम। और यहां से फाइनली हम लोग लिख सकते हैं E स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेल इक्वल्स टू 0.059 बाई n इंटू लॉग K इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा रिलेशन आ गया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किसी भी गिवन इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम के टाइम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसको नोट करो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। देखो यहां पे एक चीज याद रखो, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये याद रखो कि ये क्या होता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। ये क्या होता है, इंटेंसिव
properties. तो इसका मतलब ये हुआ it do not depends on the amount of substance. ठीक है, तो यहां कंडीशन क्या हो गया कि ये जो है it do not depends on size of electrode. इलेक्ट्रोड आप बड़ा लो या छोटा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है. डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बट it depends on concentration of the solution. यानी कि जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है. ये चूंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो ये साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है, कितने अमाउंट सॉल्यूशन लिया है इस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, और इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या किया गया, एक नया सेल बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन सेल. कंसंट्रेशन सेल, देखो कंसंट्रेशन सेल का बेनिफिट क्या है कि हम लोग सेम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यूज करते हैं, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर डिफरेंट. तो यहां क्या हो गया, सेम इलेक्ट्रोड dipped in same electrolytic solution of different concentration. अब यहां पे क्या है कि इनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, बाकी सारे चीज क्या है, सेम है. तो यहां से हम लोग कंसिडर करें कि हमारे पास एनोड है और क्या है, कैथोड है. आप देखो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो एक ही मेटल ले रहे हैं एम, यही मेटल ले रहे हैं एम, और सॉल्यूशन जो ले रहे हैं इसमें भी क्या है, प्लस एम, यानी कि इसी का सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन, इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन है, बट कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस एम, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है यहां पे ले रहा है C1 और यहां पे इसका कंसंट्रेशन ले रहे हैं C. तो यहां इनका सिर्फ क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है, बाकी सारी चीज क्या है, सेम है. ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इक्वेशन देखें. तो देखो यहां से जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा वो क्या होगा, तो चूंकि मटेरियल सेम है, अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों मटेरियल सेम है तो क्या होगा, माइनस एक्स ले लो और यहां से माइनस माइनस एक्स ले लो तो ये जीरो हो जाएगा फाइनली. यहां पे अगर हम लोग मान लें कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल इज माइनस एक्स, तो रिडक्शन पोटेंशियल तो सेम होगा. तो अब हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि अब हमारा जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है वो जीरो हो गया. तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, जीरो है. अब इसके आगे देखो तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, तो क्या जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT अपॉन N into F log Q. अब देखो इक्वेशन, तो यहां से हम लोग देखें तो देखो सेम इलेक्ट्रोड के लिए तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, जीरो. तो यहां से क्या होगा, ई ऑफ द सेल माइनस 2.303 R into T
अपॉन n इंटू एफ log Q। अब देखो log Q का जो वैल्यू है, Q रिएक्शन कोसेंट की जो वैल्यू है, तो इक्वेशन देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, M जो है यही ऑक्सीडाइज हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है M प्लस N में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करके, और सेम मटेरियल क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आएगा वो कैसा आएगा, तो देखो ये कंसंट्रेशन C1 है और ये कंसंट्रेशन C2 है, तो यहां से क्या मिलेगा, M प्लस N कंसंट्रेशन C2, और ये क्या दे रहा है, M प्लस N कंसंट्रेशन C1 प्लस M। ओके, तो Q की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से क्या दे देगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड मेटल का कंसंट्रेशन रिमूव कर रहे हैं, तो क्या दे देगा, कंसंट्रेशन ऑफ C1 अपॉन कंसंट्रेशन C2। ठीक है, इसको इस इक्वेशन में पुट करो, तो यहां से क्या देगा, -2.303 RT अपॉन N इंटू एफ, और यहां से क्या देगा, log C1 अपॉन C2। अब यहां पे नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हमारा सेल EMF पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सेल क्या होगा, फंक्शनिंग होगा, अदरवाइज सेल का फंक्शन रुक जाएगा, अदरवाइज करंट का जनरेशन रुक जाएगा। तो EMF ऑफ द सेल को पॉजिटिव करने के लिए इसको क्या होना होगा, निगेटिव, यानी कि इस पूरे टर्म को हमें क्या करना होगा, निगेटिव बनाना होगा, या फिर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, ये माइनस इसमें चला जाएगा तो देखो बेस चेंज हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव 2.303 RT अपॉन N इंटू एफ, तो यहां से हमारा बेस चेंज हो जाएगा log C2 अपॉन C1। अब देखो, अब ये हमारा EMF ऑफ द सेल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अभी भी हमें इस टोटल टर्म को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ग्रेटर देन 0 करना है। तो हम लोग देखें ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कंसीडर देता है, तो हम लोग देखें ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या कंडीशन देता है, तो यहां से देगा log C2 by C1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, C2 by C1 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज C2 इज ग्रेटर देन C1। यानी कि तो अब यहां से देखें हम लोग कि हमें कंडीशन क्या चाहिए, C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी कि कंसंट्रेशन जो है कैथोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट का वो ज्यादा होना चाहिए जो एनोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन है उससे, तब हमारा सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा और ये फंक्शनिंग होगा। अगर ये उल्टा हो जाए, यानी कि C1 जो है ग्रेटर देन हो जाए C2 के, तब हमारा क्या होगा, EMF ऑफ द सेल जो है ये लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमें क्या देगा, नेगेटिव EMF देगा, और नेगेटिव EMF का मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि फॉर स्पॉन्टेनियस कंडीशन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द कैथोड कंपार्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द एनोड कंपार्टमेंट। तो ये जब होगा तो हमारा सेल क्या होगा, फंक्शनिंग होगा, और ये क्या करेगा, पॉजिटिव EMF देगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करेगा, और हमारा गैल्वेनिक सेल क्या होगा, वर्किंग होगा। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन सेल भी बना सकते हैं, एक ऐसा सेल जिसमें हम लोग सेम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, सेम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो दोनों में डिफरेंट है, और इसके पॉजिटिव EMF के लिए कैथोड में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्रेजेंट इन एनोड। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम लोग कंसंट्रेशन सेल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलो नोट करो। देखो, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, तो देखो यहाँ पे हम लोग कॉपर में डालेंगे, कॉपर का कंसंट्रेशन C1 कॉपर आयन का, फिर सॉल्ट बेस, फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन C2, और फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉपर मेटल। यहाँ ध्यान कर देना है कंडीशन, C2 इज ग्रेटर देन C1। अगर हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड यूज करें तो जिंक Zn+2 कंसंट्रेशन C1
Zn+2 कंसंट्रेशन C2 एंड G। फिर हम लोग देखें हाइड्रोजन H2, प्लैटिनम ले लो H2 H+, यहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम लोग 1 atm ले रहे हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लो C1, फिर आ जाओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ ले लो C2, फिर आ जाओ H2 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं और फिर क्या ले रहे हैं प्लैटिनम। ठीक है, तो ये हो जाता है कुछ एग्जांपल्स जिसमें क्या है जो इलेक्ट्रोड्स हैं सिर्फ और सिर्फ कैटायंस है। यहाँ कंडीशन हमेशा याद रखना है C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1। तो ये एग्जांपल हो जाते हैं कंसंट्रेशन सेल्स के। ओके, इस वीडियो सेशन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।